रयुग्योंग होटल नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग 330 मीटर की हाइट के साथ प्योंगयांग के बीच में अपनी जगह बनाए हुए है। ये शहर जो चमक दमक भरे मॉन्यूमेंट्स और मॉडर्न बिल्डिंग से भरा पड़ा है। इस होटल का पिरामिड जैसा डिजाइन लिटरली सबको पीछे छोड़ देता है। आप इसे कई किलोमीटर दूर से भी क्लियरली देख सकते हो। असल में इसका विजन था बनाना दुनिया का सबसे ऊंचा होटल और देश की फ्लैगशिप बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन की जर्नी शुरू हुई थी 30 साल पहले और कुछ ही सालों में इसका रफ फ्रेमवर्क तैयार हो गया था। लेकिन आज तक ये होटल एक भी गेस्ट को होस्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया। पूरी बिल्डिंग दशकों से खाली पड़ी है। पर क्यों? अंदर से ये कैसा दिखता है? क्या कभी कोई इस मिस्टीरियस होटल में रह पाएगा? चलिए हम आपको ले चलते हैं इस होटल ऑफ डूम के इंट्रिगिंग राज के अंदर। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसका वाइब बिल्कुल ही अलग है। यहाँ की टोटलिटेरियन सरकार अपने लोगों को कभी भी एक सख्त तानाशाही की असली जिंदगी नहीं दिखाने देती, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर अपनी इमेज को मॉडर्न, अमीर और स्थिर के रूप में पेश करने पर कोई कसर नहीं छोड़ती। इसलिए राजधानी प्योंगयांग में कई शानदार स्मारक बनवाए गए हैं जो देश के इस मेकओवर का हिस्सा है। अब अगर हम रयुग्योंग होटल को समझना चाहते हैं तो थोड़ा नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री पर नजर डालना जरूरी है। 1945 तक कोरिया एक जापानी कॉलोनी था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद सब कुछ बदल गया। जीतने वाली शक्तियों ने कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया। दक्षिण कोरिया पर अमेरिका का प्रभाव और उत्तर कोरिया पर सोवियत यूनियन का नियंत्रण। इसका नतीजा ये निकला कि दक्षिण कोरिया धीरे धीरे एक फलती फूलती लोकतांत्रिक व्यवस्था बन गया जो पूरी दुनिया के लिए सुलभ है, जबकि उत्तर कोरिया ने कम्युनिज्म के झंडे के नीचे एक सख्त तानाशाही राज्य का रूप धारण कर लिया। और इस प्रतिद्वंद्विता के चलते दोनों देश एक दूसरे के मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन गए। 1950 में टेंशन ने अपना पीक छाया और कोरियन वॉर ने सबको हिला कर रख दिया। 3 साल तक चले इस वॉर ने 4 मिलियन से ज्यादा जिंदगियां ले ली और इसने कोरिया का डिवीजन हमेशा के लिए सेट कर दिया। आज भी 38वां पैरेलल एक डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की तरह प्रायद्वीप के लोगों को अलग अलग रखती है। वॉर के बाद शायद सीज फायर हो गया, लेकिन कभी कभी वायलेंट इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। रिलेशंस अभी भी काफी ठंडे हैं। अब चलिए कुछ दशक आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की राइवलरी अब भी इक्वली इंटेंस है। 1986 में एक साउथ कोरियन कंपनी ने सिंगापुर में एक ऐसा होटल बनाया जो उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था। सिर्फ 2 साल बाद साउथ कोरिया ने ओलंपिक्स होस्ट किया, जो किसी भी कंट्री के लिए एक इनक्रेडिबल प्रेस्टीज मोमेंट होता है। लेकिन उस वक्त के नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम इल सुंग, जो 1949 से 1994 तक रहे, को ये डेवलपमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। 1989 में नॉर्थ कोरिया ने होस्ट किया वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स, जिसमें 177 देशों से आई 10,000 से ज्यादा लोगों ने प्योंगयांग की चमक दमक को देखा। तैयारी के दौरान देश ने अपनी कैपिटल को विजिटर्स के लिए एकदम ग्लैमरस बनाने के लिए $4 बिलियन इन्वेस्ट किए। ये पैसे नए रोड्स, स्टेडियम्स और मॉडर्न फैसिलिटीज बनाने में लग गए। साथ ही एक नए होटल के एम्बिशियस प्लान्स भी अनाउंस हुए। इसका विजन था कि ये होटल साउथ कोरिया के होटल से 104 मीटर ज्यादा ऊंचा हो। मतलब अब दुनिया का सबसे ऊंचा होटल नॉर्थ कोरिया में ही होगा। सोचिए, ये आर्किटेक्चरल मार्वल एफिल टावर से भी काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। रयुग्योंग होटल के प्लान्स बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थे। इस बिल्डिंग का डिजाइन 3 डिस्टिंक्ट विंग्स के साथ बनाया गया था, जिसे हर एक को 75 डिग्री के एंगल पर टिल्ट किया गया है और ये सभी विंग्स ऊपर कोन की तरह कन्वर्ज होते हैं। इस यूनिक स्ट्रक्चर का शेप पिरामिड, माउंटेन या शायद एक रॉकेट जैसे भी दिख सकता है। एक ऐसा डिजाइन जो नजर ही नहीं छोड़ेगा। होटल में लगभग 3000 रूम्स 105 फ्लोर्स में स्प्रेड थे और टोटल मिलाकर इसके पास 36,000 स्क्वायर मीटर्स का यूजेबल स्पेस था। और अगर वो सभी नहीं तो इसमें एक बॉलिंग एले और एक नाइट क्लब भी शामिल था। परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर फन एंड लेजर। सबसे ऊपर कोन के बिल्कुल टॉप पर 5 रेस्टोरेंट्स के लिए डेडिकेटेड स्पेस रखा गया था, जहां गेस्ट्स को 360 डिग्री पैनोरमा का मजा लेने के लिए ऑप्शन दिया गया, क्योंकि यह हिस्सा रोटेट भी कर सकता था। 1987 में नॉर्थ कोरिया ने होटल बनाने का काम शुरू कर दिया। 2 साल बाद वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए इस होटल को सेरेमोनियसली लॉन्च करने का प्लान था और 105 स्टोरीज के फ्लोर बाद फ्लोर बनाए गए। बिल्डिंग का शेल ऊपर ऊपर चढ़ते गए, लेकिन जल्दी ही क्लियर हो गया कि सिर्फ 2 साल में ओपनिंग प्लान करना थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस था। इंटरनेशनल गेस्ट को दूसरे होटल्स में शिफ्ट कर दिया गया और ओपनिंग डेट को 1992 तक पोस्टपोन कर दिया गया। फिर 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, कोल्ड वार का एंड हो गया। यूएसएसआर के गिरते ही नॉर्थ कोरिया अपना सबसे इंपॉर्टेंट बैकर और सपोर्टर खो बैठा। 1 साल बाद होटल 330 मीटर हाइट तक पहुंच गया और अपने आसपास सब चीजों पर छाया जमाने लगा। लेकिन
ये अभी भी कंप्लीट होने से बहुत दूर था और सेरेमोनियल ओपनिंग कभी नहीं हुई। उस वक्त कंस्ट्रक्शन पर ऑलरेडी $750 मिलियन खर्च हो चुके थे, पर नॉर्थ कोरिया के पास आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। 1993 में काम पूरी तरह से बंद हो गया और बहुत लंबा वक्त के लिए सस्पेंड हो गया। एक वक्त में जो एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, अब देश का एक बदसूरत निशान बन गया। अब होटल में कोई विंडोज नहीं, सिर्फ एक ग्रे शेल बचा हुआ था, एक उदासी से भरा कंक्रीट कोलोसस। छत पर एक अबैंडन क्रेन सालों तक रस्ट हो गई, जैसे टाइम वहां ही थम गया हो। इसके बीच नॉर्थ कोरियन लोग गरीबी और मुसीबतों का शिकार थे। देश सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया और एक मैसिव फेमिन छिड़ी, जिसमें सप्लाई शॉर्टेजेस, पावर आउटेजेस और हेल्थ केयर की कमी ने सबको परेशान कर दिया। किम जोंग इल ने अपना नया डिक्टेटर का रूप धारण कर लिया और वो बाहर की दुनिया को कोई वीकनेस दिखाना नहीं चाहता था, जिस वजह से कई बार अर्जेंटली नीडेड ह्यूमैनिटेरियन एड को पॉलिटिकल रीजन के लिए रिफ्यूज कर दिया। इसी दौरान रियोग्योंग होटल अचानक ऑफिशियल फोटोग्राफ से गायब हो गया। रेजिम ने प्योंगयांग के इमेजेस को पार्टिली एडिट कर दिया बिफोर पब्लिश, ताकि साइट की मिसरेबल कंडीशन, जो देश के डिक्लाइन का प्रतीक थी, को छुपाया जा सके। लगभग 15 साल तक कंस्ट्रक्शन पूरी तरह अटका रहा, लेकिन फिर अचानक सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगा। इजिप्शियन टेलीकम्युनिकेशंस जाइंट ओरास्कॉम ने एक मेगा डील साइन की, जिसमें उनको होटल की विंडोज और फसाड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मिली। 2011 में किम जोंग इल का देहांत हो गया और उनका बेटा किम जोंग उन पावर में आ गया। उसी साल होटल का कंस्ट्रक्शन फाइनली कंप्लीट हो गया। जर्मन लग्जरी होटल चेन केम्पिंस्की ने अनाउंस किया कि वो बिल्डिंग के अपर फ्लोर्स पर 150 अल्ट्रा लग्जरी रूम्स बनाएंगे। ऐसा लगने लगा था जैसे ये आइकॉनिक बिल्डिंग की लॉन्ग वेटेड ओपनिंग बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन सब उल्टा हो गया। 2013 आते आते केम्पिंस्की ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। रीजन, नॉर्थ कोरिया और वेस्ट के बीच बढ़ती पॉलिटिकल टेंशंस, जो प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई। ये होटल कभी ओपन ही नहीं हुआ, किसी को भी बिल्डिंग के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। इतने सारे प्लान किए गए रूम्स बने तो थे, पर एक भी गेस्ट ने कभी यहां स्टे नहीं किया। आज लोग इसे होटल ऑफ डूम के नाम से जानते हैं। ऊपर से देखने में चाहे जितना भी ग्रैंड लगे, अंदर की दीवारें धीरे धीरे गिर रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि होटल की कंस्ट्रक्शन वैसे मजबूत नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। इतना बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर, लेकिन एक प्रॉपर स्टील फ्रेम तक नहीं। 2014 में प्योंगयांग में एक ऐसा ही कंक्रीट ओनली स्काई स्क्रैपर कोलैप्स हो गया था, जो जगह एक टाइम पर ग्रैंड्योर का सिंबल बनने वाली थी, आज सिर्फ एक अधूरा छोड़ा हुआ ढांचा बनकर रह गई है। अच्छे होटलों के लिए नहीं, नॉर्थ कोरिया आज भी अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग और गरीबी से जूझ रहे लोगों के लिए जाना जाता है। 2018 के बाद से ये बिल्डिंग सिर्फ प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा बनकर रह गई है। इसके फसाड पर हजारों एलईडी लगाई गई है, जो रात भर जगमगाती रहती है। स्क्रीन पर 4 मिनट के वीडियो बिना रुके लूप में चलते हैं। कभी नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री दिखाते हैं, तो कभी पॉलिटिकल स्लोगन्स फ्लैश होते हैं, और सबसे ऊपर एक जाइगेंटिक नॉर्थ कोरियन फ्लैग, जो पूरी सिटी के ऊपर अपनी शान से चमक रहा होता है, जैसे याद दिलाना चाहता हो कि ये सिर्फ एक होटल नहीं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वक्त के साथ ये लैंडमार्क, जो कभी ताकत, समृद्धि और पावर का प्रतीक माना जाता था, अब सिर्फ नॉर्थ कोरिया की मेगालोमैनिया और उसकी टोटलिटेरियन रूल की नाकामी का जिंदा सबूत बन चुका है। अगर इस चमक दमक फसाड के पीछे झांकोगे, तो एक कड़वी सच्चाई सामने आएगी। एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ ढकने की कोशिश की गई है, मगर जितना भी छुपाने की कोशिश करो, कब तक छुप सकती है।